नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद का बजट सत्र जो दूसरा भाग शुरू हुआ है, 7 दिन हो गए हैं और लगातार गतिरोध जारी है और ये इस गतिरोध के टूटने के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। वजह क्या है? वजह कांग्रेस की जिद है कि राहुल गांधी गलती करेंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन अब उससे बड़ी वजह बन गई है और वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब उसमें एक नया एडिशन हो गया है कि न झुकूंगा न झुकाने दूंगा। तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके विपक्ष के साथी जितनी भी कोशिश कर लें, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर झुकने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। पार्टी ने तय कर लिया है, ये मान लिया है बल्कि कहना चाहिए कि बजट सत्र का बाकी हिस्सा जो है वो धुलने वाला है। इसलिए बजट सत्र को छोटा भी किया जा सकता है और 2018 में जिस तरह से हुआ था उसी तरह से फिर बुलेटिन करके बजट को पास कराया जा सकता है बिना किसी चर्चा के, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का बजट बिना किसी चर्चा के पास हो गया है। तो ये इस संभावना से एक बार इस बात को स्वीकार कर लिया सत्तारूढ़ दल ने कि बजट पर डिस्कशन नहीं चाहता विपक्ष, तो हम भी उसके लिए तैयार हैं, तो फिर उसके सामने कोई बंधन नहीं रह जाता। अब मामला जो है सदन का है। सदन के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब ने, दोनों लोगों ने विपक्षी दलों को बुलाया। ओम बिरला की बैठक में कुछ विपक्षी दल गए, लेकिन जगदीप धनखड़ की बुलाई बैठक में, सभापति की बुलाई बैठक का बायकॉट किया और ये पहले से ही घोषणा कर दी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि हम बैठक में नहीं जाएंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि पीठासीन अधिकारी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव औपचारिक रूप से भले ही नहीं हो, लेकिन आप ये इंटेंशन अपनी बता रहे हैं कि आपका सरकार में विश्वास नहीं है, आपका सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और कुछ और विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि जेपीसी से जांच हो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए, उनको ये बात नहीं दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से इसकी जांच का आदेश दे चुका है। सेबी इसकी जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है, जिस दिन ऑर्डर दिया उस दिन से 2 महीने के अंदर सेबी को रिपोर्ट सौंपनी है। तो या तो आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट जो जाँच करवा रहा है जिन एक्सपर्ट से, उनसे बड़े एक्सपर्ट क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में होंगे। और इसके अलावा आप इतिहास देखिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का, ख़ासतौर से याद कीजिए बोफोर्स के समय से प्रतिभूति घोटाला, उसके अलावा जो जेपीसी बनी, किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाती, उससे कोई समाधान निकलता नहीं, सिर्फ एक बात के अलावा कि जो भी विपक्ष हो उस समय, जो भी प्रतिपक्षी दल हो, उनको अपनी पॉलिटिकल माइलेज का मौका मिल जाता है। सरकार के खिलाफ लगातार जो है वो मुद्दे उठाने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल जो है यही चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से कम का समय बचा है अधिसूचना जारी होने में। इस समय तक अधिसूचना अगले साल जारी हो चुकी होगी। तो इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर और संसद के जरिए जो है लोकसभा के चुनाव का प्रचार किया जाए। वो ज़मीन पर नहीं उतरना चाहती, वो ज़मीन पर नहीं जाना चाहती और मोदी और उनके साथियों ने तय किया है कि वो इस मुद्दे पर कतई झुकने को तैयार नहीं हैं और विपक्ष को झुकाने का कोई मौका भी नहीं देंगे। तो अडानी के मुद्दे पर सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। ये आरोप जो है विपक्ष का बिल्कुल झूठा है कि LIC डूब गई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डूबने का खतरा है। 1% से भी कम एक्सपोजर है अडानी के शेयर्स में LIC का। और उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो कर्ज दिया है अडानी ग्रुप को, वो कर्ज अभी तक उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, एक भी किस्त स्किप नहीं की है, एक भी किस्त जो है उन्होंने छोड़ी नहीं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नहीं दी हो। कोई भी बैंक जब कर्ज देता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है उसके NPA ना होने पाए। NPA होने का मतलब क्या होता है कि अगर लगातार 3 किस्तें आप नहीं देते हैं तो बैंक को उस खाते को NPA घोषित करना पड़ता है, उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है जितने का लोन दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
स्टेट बैंक कह रहा है कि हमें कोई समस्या नहीं है, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, कोई संकट नहीं है। LIC कह रही है कि पिछले 20 साल में कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट जो हमने किया उनमें सबसे फ़ायदेमंद हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो अडानी ग्रुप में रहा है आज भी। तो ऐसे में विपक्ष का ये दावा, विपक्ष की ये मुहिम, इसका कोई जनता पर असर पड़ेगा ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। उसके अलावा राहुल गांधी पिछले 3-4 दिनों में 2 चिट्ठियां लिख चुके हैं लोकसभा अध्यक्ष को कि नियम 357 के तहत उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर किसी सदस्य पर कोई आक्षेप लगता है, आरोप लगता है, तो उसको सफाई देने का मौका मिलता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया 2015 या 2016 का, जब रविशंकर प्रसाद ने इस नियम के तहत स्पष्टीकरण देने की इजाज़त मांगी थी लोकसभा अध्यक्ष से और मिली थी। अब सवाल ये है कि पहले राहुल गांधी को स्पष्ट करना पड़े, पहले तो उनको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनका विश्वास लोकसभा अध्यक्ष में है या नहीं, क्योंकि जो उन पर आरोप हैं उनमें से एक बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के प्रति ही अवमानना की है। जब उन्होंने लंदन में अपनी बातचीत में ये कहा कि जब वो बोलते हैं तो कई बार ऐसा हुआ कि उनका माइक बंद कर दिया गया, तो माइक तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के आदेश के अलावा बंद नहीं हो सकता। बंद तभी किया जाता है जब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति या पीठासीन अधिकारी, जो भी उस समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, वो जब किसी सदस्य कोई बोल रहा हो और कहे कि आपका समय खत्म हो गया है या आपको हमने अनुमति नहीं दी है, आप अनुमति के बिना बोल रहे हैं, तब माइक बंद कर दिया जाता है। तब ये निर्देश दिया जाता है, जो वहाँ जो रीडर्स बैठे होते हैं उनको भी ये निर्देश दिया जाता है कि ये प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं होगा, इसको शामिल मत कीजिए, लिखिए मत। तो इसलिए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया वो सरासर गलत साबित हो रहा है। अभी तक जो तथ्य सामने आए, अभी तक कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर पाई है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे पाई है कि राहुल गांधी बोल रहे थे जब तब उनका माइक बंद किया गया। उसके अलावा देश के खिलाफ उन्होंने जो बोला है, अब देखिए ये कंट्रास्ट की बात पहले भी मैं कर चुका हूँ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी मोदी के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जिसने देश के खिलाफ मुहिम चलाई उसके खिलाफ मुहिम चला रही। तो किसका असर ज़्यादा पड़ेगा जनता पर, मतदाता पर, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव शुरू ही होने वाले हैं। कर्नाटक के चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन जारी हो सकती है। अप्रैल मई में चुनाव है वहाँ। उसके बाद फिर और 5 राज्यों के चुनाव हैं नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो इन राज्यों में चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे जो लाभ दिखाई दे रहे थे वो सब हवा में उड़ चुके हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार विपक्षी खेमे में बिखराव बढ़ता जा रहा है। कई पार्टियां पहले की तुलना में ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो गई हैं। उनमें सबसे आगे 2 पार्टियों का नाम लेना चाहिए, वो है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की और दूसरा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की। दोनों घोषित रूप से कह चुके हैं कि वो किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। कांग्रेस की दिक्कत इसलिए बढ़ती जा रही है कि जैसे जैसे इस परसेप्शन की लड़ाई में, अगर विपक्षी खेमे में, मैं सत्तारूढ़ दल की बात नहीं कर रहा हूँ, विपक्षी खेमे में अगर कांग्रेस के प्रति आकर्षण या कांग्रेस का परसेप्शन बेहतर होता है, आप मानकर चलिए कि जैसे ही कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखेगी वैसे ही विपक्षी खेमे में बिखराव और बढ़ जाएगा। विपक्षी एकता, जब कांग्रेस विपक्ष में हो तो आप समझिए कि कांग्रेस अगर मजबूत है तो इसका मतलब विपक्षी एकता कमज़ोर होगी। अगर कांग्रेस कमज़ोर है तो विपक्षी एकता मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी, कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी दल है, वो कांग्रेस की हेजेमनी नहीं चाहते। 75 साल से इसी से लड़े हैं। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल हुई कि कांग्रेस ने अपने वर्चस्व के दिनों में सभी विपक्षी पार्टियों के साथ बुरा व्यवहार किया, उनका दमन करने की, उनको ख़त्म करने की राजनीतिक रूप से हर संभव कोशिश की। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्षी एकता की बात, खास तौर से चुनाव पूर्व विपक्षी एकता की बात जो है वो करने की स्थिति में नहीं है। उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ख़ास तौर से राहुल गांधी
के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने के लिए मुझे नहीं लगता कि जो यूपीए के गठबंधन के साथी हैं वो भी सब के सब तैयार हैं। उसका एक प्रमाण तो आपने देखा ही कि जब ईडी के दफ्तर पर मेमोरेंडम देने के लिए विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था तो उसमें एनसीपी नहीं गई, टीएमसी नहीं गई, समझ में आता है, एनसीपी भी नहीं गई। बाकी कौन सा दल जाएगा ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है। डीएमके क्या करेगी, एमके स्टालिन क्या करेंगे, वो फैसला वो लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले लेंगे, क्योंकि डीएमके और एमके स्टालिन भी चाहेंगे कि अगर कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है, अगर उनकी नज़र से, उनके आकलन की दृष्टि से, तो उसमें वो केंद्रीय राजनीति में अपनी बड़ी भूमिका चाहेंगे। और केंद्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि तमिलनाडु में पिछली बार यानी 2019 में कांग्रेस को जितनी सीटें दी थीं डीएमके ने, उतनी सीटें नहीं देने वाली है। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल केवल विरोधियों की वजह से ही नहीं, अपने जो साथी हैं उनकी वजह से भी बढ़ने वाली है। और इस सारे विपक्षी एकता में जो अभी तक नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो है राहुल गांधी का नेतृत्व। और वो जब बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, वैसे ही ये दरार और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। देश के खिलाफ बोलने वाले के साथ खड़े होने में किसी भी राजनीतिक दल को दिक्कत होगी, इन दलों को भी होगी, चाहे जितना वो ऊपर से कुछ कहते रहे। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस क्या कुछ देने की स्थिति में है। अगर क्षेत्रीय दलों से गठबंधन होता है तो ज़्यादातर राज्यों में स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस कुछ उनके वोट में कंट्रीब्यूट करने की हालत में नहीं है। जहां वो ताकतवर है वहां कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। तो इसलिए ये गठबंधन की बात ये जो है बिल्कुल अव्यवहारिक नज़र आती है, किसी भी तरह से होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन अभी बात संसद के गतिरोध की है। ये संसद का गतिरोध जो है, किसी भी डेमोक्रेसी में विपक्ष हो या सत्तारूढ़ दल हो, अगर सदन चलने से रोके तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, हद होती है। कहते हैं कि दर्द का हद से गुजर जाना दवा बन जाना। तो उसी तरह से ये जो विपक्ष का रवैया है कि बात बात पर सदन नहीं चलने देना, उसकी एक सीमा या कहें लक्ष्मण रेखा तो बहुत पहले पार हो गई थी, उसकी बर्दाश्त की जो सीमा है वो भी पार हो गई थी। इसलिए सत्तारूढ़ दल ने तय किया कि विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देना है, और विपक्ष इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हतप्रभ है। इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या हो। अब विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सदन चलने नहीं देना चाहती सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी, और मोदी नहीं चाहते हैं कि सदन चले। लेकिन सवाल ये है कि सदन चलाने के लिए आपने क्या किया। सभापति अगर बैठक बुला रहे हैं इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, आप उस बैठक का बायकॉट कर रहे हैं, उस बैठक में नहीं जा रहे हैं, तो क्या संदेश दे रहे हैं। जब जब इस तरह से विपक्षी दलों ने किया है, तब तब आप याद कीजिए कि जो भी विपक्षी दल था उसको चुनाव में नुकसान हुआ है। 2004 से 2009 का आप रवैया देख लीजिए। बीजेपी का जो मुख्य विपक्षी दल थी, उसको नुकसान 2009 में भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2014 में भी नुकसान उठाना पड़ता अगर नरेंद्र मोदी ना आए होते, अगर नरेंद्र मोदी को नेतृत्व न सौंपा होता बीजेपी ने। तो जनता सब कुछ जानती है, समझती है कि जो हंगामा कर रहे हैं उनका मकसद क्या है, जो सदन चलाना चाहते हैं उनका मकसद क्या है, जो जिस तरह की बातें आरोप प्रत्यारोप हैं उनका मतलब क्या है। अब कांग्रेस पार्टी को याद आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अवमानना की या उनका अपमान किया, तो बदले में एक विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी भी समझती है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है, और इसके अलावा जो सत्तारूढ़ दल के सांसदों की स्पीकर से मांग है कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, राहुल गांधी ने जो कुछ सदन की अवमानना की है, विशेषाधिकार हनन किया है, इसका जो आरोप है, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाए, विशेष कमेटी जो इस पर फैसला करेगी। और आप समझ सकते हैं कि सदन का जो संख्या बल है उसके मुताबिक बीजेपी के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी, उनका बहुमत होगा। तो किस तरह का फैसला आएगा इसके बारे में कोई ज़्यादा अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसी विशेष समिति का गठन होगा। अगर गठन होगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और राहुल गांधी बचते हुए नज़र नहीं आते। अगर संसद से बच गए तो जनता की अदालत से उनका बचना बड़ा मुश्किल है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।